Good evening, everyone. Welcome to the World Art Branding Conclave Show. और आज हमारा तीसरा शो है। और जैसा कि मैं हमेशा आपको एक नए आर्टिस्ट से जोड़ती हूँ, उनके जर्नी के बारे में जानती हूँ, तो आज जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो एक बहुत खुश मिजाज, बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ही खुश दिल पर्सन है, जो कि कोलकाता से हैं और बिरला ग्रुप ऑफ स्कूल में आर्ट टीचर हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ बप्पा भौमिक सर का। नमस्कार। मैं नमस्ते myself बप्पा भौमिक Calcutta। सर। नमस्कार। I myself पापा भौमिक। I am from Calcutta। मैं ओके। कलकत्ता से हूँ। मेरा बॉर्न एंड बॉर्ड कलकत्ता में ही है। और मैं एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। और 26 ईयर्स हो गए कि मैं इस फील्ड में हूँ। और मैं सब सीनियर और गुरुजी को प्रणाम करके ये मैं डिस्कशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो गुरुजी से मुझे जो शिक्षा मिला है, तो मैं आज जो भी हूँ उन लोगों के वजह से हूँ। कोई भी शिक्षा अगर हम ले पाते हैं, उससे हम लोग का आइडेंटिटी बनता है। अगर वो कोई भी गुरु को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से मैं भी गुरु हूँ कुछ स्टूडेंट का, तो उस जगह पे जो रिस्पेक्ट मुझे मिलता है, तो वो मैं अपने गुरु से ही वो कामयाब हासिल किया था, काम क्या जानने बात है। के बाद या काम से जी। आगे बढ़ने के लिए। जी। और मैं अभी कुछ साल में अभी बिरला ग्रुप ऑफ स्कूल में एज ए पार्ट टाइम टीचर हूँ, आर्ट टीचर हूँ। मैं ऑल वाह, ओवर क्या इंडिया में बात है। बहुत सारे कैंप करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में इंडस्ट्री थ्रू या अदर्स आर्ट कैंप। और जी। मैं मेरा और एक स्पेशलिटी है कि भगवान की दया से मुझे एक मौका मिला था 2014 में। तो उस टाइम मैं रामकृष्ण मिशन मठ का जो प्लेस है, वो है जी। शारदा माँ का जो रामकृष्ण मिशन का बाड़ी है, घर है, उसको हम मायर बाड़ी कहते हैं। तो वहाँ का ओके। जो प्रीस्ट है, उस रामकृष्ण मिशन का प्रीस्ट का मैं इलस्ट्रेटर हूँ। उस प्रीस्ट का जो नाम है, बुक का नाम है, वो है उद्बोधन बुक। उद्बोधन बुक एक्चुअली आज से कई 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने अपने हाथ से बनाया था। तो मुझे हाँ। महाराज जी ने वो मौका दिया था कि इस बुक को तुम इलस्ट्रेट करो, हर स्टोरी को इलस्ट्रेशन करो, क्योंकि ग्राहक जो है वो हम लोग का जो बुक पढ़ते हैं, उनको एक इंटरेस्ट आए, क्योंकि जैसा कि क्योंकि वो जैसा कि आपने बोला कि जो आप बुक लिख रहे हो वो स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई है, तो जहां तक मुझे पता है आपका बर्थ डेट 13 जनवरी है, जो कि हाँ, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के एक दिन के बाद। हाँ, जी, उनका 12 जनवरी का है और आप 13 जनवरी के हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि विवेकानंद जी का जब जन्मदिन आता है उसके एक दिन बाद आपका जन्मदिन आता है, और आप हाँ। उनसे ही जुड़ी हुई एक बुक पे काम कर रहे हैं। क्या बात है। एक्चुअली महाराज महाराज ने मुझे जब ये मौका दिया था, तो बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे इलस्ट्रेशन देने के लिए। मैं जी। एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे आर्टिस्टों के बाद महाराज ने जब मेरा इलस्ट्रेशन देखा कि मुझे ना वो फील आया है जो तुमने स्टोरी पढ़ के बनाया है, तो इलस्ट्रेशन में मुझे लगा कि तुम्हें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे कमर्शियलिटी नहीं चाहिए। जिसमें वो फीलिंग्स हो, जो स्टोरी पढ़ते पढ़ते मुझे वो स्टोरी का इल्यूशन आए, जो सोच आए, वो तुम्हारे ड्राइंग में मुझे लगा। उसके बाद मुझे माँ के दर से कोई पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। तब मुझे वो महाराज जी ने फर्स्ट ऑल ओवर इंडिया में एक नाम दिलवाया, और वो ख्याति मुझे मिला है, जो जोश जी। मिला है। तो जी। महाराज जी ने बस वही, मेरा जर्नी एक पार्ट ऑफ जर्नी है ये, कि हर महीने में 70,000 बुक प्रिंट होता है विथ इलस्ट्रेशन। तो जो भी महाराज जी के ऊपर या स्वामी जी के ऊपर पीएचडी करते हैं, इंक्लूडिंग माय आर्ट, ये मेरे लिए बस सबसे बड़ी अवार्ड है। ऐसे देखिए, कोई भी अवार्ड कम नहीं होता है, लेकिन अवार्ड वही बिल्कुल। होता है जो काम सबके लिए अच्छा हो। मेरे हाँ। अवार्ड अगर किसी काम पे आए, तो उससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकता है। खुशी की बात अवार्ड कोई तो नहीं हो बाजार में सकती तो है। मिल सकता है, हम वही खरीद सकते हैं, लेकिन जो अवार्ड मेहनत से मिलता है, इज्जत से मिलता है, वो किसी के काम में आए, तो वो बहुत अच्छा होता है सबके लिए। जी। जी और बिल्कुल। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था जब मैं स्टैंडर्ड 2 में था। तो उस टाइम से मैं कभी सोचा नहीं कि पेंटिंग जो है ये कभी भी मुझे अपनी तरफ वो आकर्षित करेगा, क्योंकि एक बार एक कजन के घर में गया था, तो उसके पड़ोसी एक लड़का था, तो उसके घर में जब गया खेलने गया, तो देखा कि एक शोकेस पे एक
ड्राइंग है। तो अरे ड्राइंग वाह! देखने के बाद मुझे लगा कि अरे इतना अच्छा ड्राइंग है। तो वो जो चाचा जी थे तो उसने बताया कि पता है ये जो दादा है इसको मैजिक आता है। तो मैंने बोला कैसे मैजिक है? बोले तुम मेरे जो अपने मकान है उसको एक राउंड मार के आओ, आके बैठो तो देखोगे दादा तुम्हें ड्राइंग बना लिया। तो मैंने बोला ऐसा मैजिक है? तो मैंने राउंड मार के आया तो देखा कि मेरा पूरा ड्राइंग बना दिया। तो अरे तब वाह! मुझे लगा अरे ये कैसे बन सकता है? ये ऐसा हो सकता है कि एक इत राउंड देने के बाद वो ड्राइंग बना सकता है? तो मुझे बिल्कुल, फर्स्ट फ़ील हुआ कि इंसान में ऐसा पावर है जो 5 मिनट के अंदर एक ड्राइंग बना सकता है। तो उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आया, फिर कॉम्पिटिशन में बैठा प्राइज़ वगैरह कुछ नहीं मिलता था। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ। लेकिन मुझे बस बचपन में एक ही आदत था कि देख के कॉपी करना। फिर जब धीरे-धीरे जब एजुकेशन बढ़ा, जब मैंने देखा कि आगे समुंदर है, मुझे कुछ पता नहीं है। कुछ मुझे पता नहीं मेहनत है। करना है और मेहनत तभी है कि तुम अपने जो इलाका में जैसे पेंटिंग प्रैक्टिस करते हो या ड्राइंग टीचर हो या आर्टिस्ट स्कूल हो, उससे बाहर निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तुम्हारा गुरु गुरु जो है या कोई भी स्कूल है, कॉपी पेस्ट से बाहर नेचर में इतने एलिमेंट्स है कि तुम हाँ, एक जीवन में खत्म नहीं कर सकते हो। कभी नहीं तो कर सकते, बिल्कुल। इंस्पायर्ड होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेचर के साथ इंस्पायर्ड हो, किसी काम देख के नहीं। अपने जो स्टाइलाइज़ेशन है वो बनाना इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ़ तभी हो सकता है जब तुम मेहनत कर सकोगे। जी, कोई बुक बिल्कुल। या कोई भी गुरुजी तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाएगा जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। वो है रेगुलर स्टडीज़, रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने म्यूज़ियम जाना स्टार्ट किया। म्यूज़ियम स्टेशन रेलवे स्टेशन में मैंने स्टडीज़ करना स्टार्ट किया। तो मैं करते वक़्त देख रहा था कि आस-पास में इतने अच्छे बना रहे थे, तो मैं वहाँ पे पेपर खोलने की भी कोई साहस नहीं दिखा पा रहा था। कि मुझे शर्म आ रहा था कि मैं इतना कुछ भी नहीं जानता हूँ, इतना अच्छा तो दूर की बात है, मैं एक ड्राइंग भी कर नहीं पा रहा था। तो मुझे जब ज़्यादा से ज़्यादा आस-पास को देखने में बहुत इंटरेस्ट मेरा था। तो देखते-देखते जब रियलाइज़्ड हुआ कि मुझे करना है, गलत होगा लेकिन स्टार्ट करो। तो तब जाके स्टडी स्टडी होते-होते मैंने जब फ़ील किया कि मुझे और मेहनत करना है, तो धीरे-धीरे 4-5 साल के बाद मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मैंने कुछ कर पाया है। सबको अच्छा लगने लगा। तब मैंने बिरला एकेडमी ऑफ कल्चर से मैंने 5 इयर्स का डिप्लोमा किया है। 2002 के बाद 26 साल हो गए मैं एज़ ए टीचिंग प्रोफ़ेशन में हूँ क्या और बात है! बस यही चल रहा है तो काम। और अभी रिसेंट एक चेंजेस आया है कि ड्यू टू पैंडेमिक मैं एनिमल्स, बर्ड्स को लेके ज़्यादा काम करता हूँ। लेकिन पैंडेमिक होने के बाद मुझे रियलाइज़्ड हुआ कि मैं अपने आर्ट के साथ एक रिलेशन मेरा बिल्डअप हो गया है। क्योंकि हर टाइम मैं घर में हूँ, एक क्राइसिस है, सबका क्राइसिस है, हाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस सबका। एटसेट्रा। बिल्कुल, इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ी बात है हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे कि बाहर का जो माहौल है, आपको घर बैठे हुए ही सेफ रहना पड़ेगा। तो हाँ, हम लोग के पास जो हथियार है, उससे हम कुछ बना पाएँगे, वो है पेंसिल बिल्कुल, और कलर। तो मैंने कलर। स्टार्ट किया है, एक रिलेशन बिल्डअप हुआ है कि नहीं, कुछ और सोचेंगे, अभी सब डिस्टर्ब है। तो जब मैं किसी फ्रेंड्स लोगों में देखा कि उन लोगों का जॉब चला गया, कोई किसी न किसी तरह बहुत डिस्टर्ब में है, मैं भी हूँ। तो मुझे उस टाइम उस पैंडेमिक सिचुएशन के ऊपर फर्स्ट एक सीरीज़ स्टार्ट किया मैंने। फिर मेरा एक फ्रेंड है बांग्लादेश में, वो उत्तम रॉय, उसका एक कारखाना नाम की गैलरी है, तो उसने मुझे अरे फर्स्ट वाह! एहसास दिलाया कि पापा मैं एक शो करने जा रहा हूँ सिर्फ़ ड्राइंग बेस, तुम ड्राइंग बेस कुछ काम करो। तो एज़ सच पेंटिंग के बाद फिर ड्राइंग बेस में लौट आना, उस फ्रेंड को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उस टाइम में मुझे पेंटिंग को थोड़ा चेंज करके ड्राइंग बेस में काम करना स्टार्ट किया मैंने। फिर नवंबर से स्टार्ट किया और फिर पुराने जो फ्लेवर थे, जो पुराने जो मेहनत थे, वो मुझे अंदर ही अंदर एक रिलेशन बिल्डअप करवाया ड्राइंग के साथ। तो एवरीडे मैं अभी भी लास्ट 1 ईयर से 1 या 2 पेंटिंग बनाता ही हूँ। रात को 3 साढ़े 3 तक मैं काम करता हूँ अपने स्टूडियो में। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस तो वगैरह रहता ही है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कोई आर्टिस्ट का सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होता है उसका स्टूडियो में रात में, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना हो। तो वो बिल्कुल, मेरे लिए है सही है, लेकिन बहुत सारे टाइमिंग एडजस्टमेंट रहता है कि कौन टाइम काम करे। और
बस रिसेंट यही काम में कुछ आगे बढ़ाना है। एक पैंडेमिक के ऊपर मैं एक सीरीज बनाया हूँ, अभी कुछ शो के प्लानिंग हो रहा है कि नए जो सीरीज है कंटेम्पोररी फॉर्म है, इसमें हर इंसान का जो सोच है, मेरा फ्रेंड का जो नेगेटिव सोच है, उसका जो ट्रबल है ड्यू टू पैंडेमिक, उसको मैं फील करके क्या बनाया पेंटिंग। क्योंकि मैं जो पेंटिंग बनाया हूँ मेरा बात नहीं है, उस सब का कहीं ना कहीं पे, सब कहीं ना कहीं पे एक डिस्टर्ब है, एक ट्रबल में है, एक प्रॉब्लम में है। उस प्रॉब्लम को सोच के मैं ये पेंटिंग सीरीज बनाया हूँ। अभी क्या मुझे बात है। 175 मेरा कंप्लीट हो गया है टोटल पेंटिंग ड्राइंग इस। अरे तो वाह। कुछ और टोटली मैंने बनाया है डिफरेंट मीडियम से, पेन एंड इंक से। क्योंकि बहुत सारे काम तो ऑयल एक्रेलिक में किया है, वाटर कलर में किया है, लेकिन पेन एंड इंक में मुझे लगा थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। तो इसलिए मैं बस ये सीरीज जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी चल रहा है काम। लेकिन ये सीरीज मैंने जब स्टार्ट किया तो पूरा ही इंक से या ड्राइंग से ही बनाया गया। क्या बात तो है। मैं आपको कुछ 2-3 दिखा सकता हूँ, अगर आप कहे तो मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल। और वैसे भी हम आपकी पेंटिंग तो स्क्रीन पे दिखाने वाले ही है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो फ्रेंड है वो आपकी पेंटिंग हमारी स्क्रीन पे देखे। ओके। तो आपकी पेंटिंग तो बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ डिस्क्राइब करेंगे हमें? जरूर। देखिए, खूबसूरत पेंटिंग सब जगह पे नहीं होता है। हम सोचते हैं खूबसूरत, हम चाह कर भी अपने पेंटिंग को खराब नहीं बना सकते। लेकिन बिल्कुल। जैसे मुझे गैलरी से एक जो गैलरी ओनर है उसने बताया था कि आप इतने नेगेटिव पेंटिंग क्यों बनाते हो, कुछ जगह पे नेगेटिव मैसेज है, तो ये कौन खरीदेगा। तो मैंने बोला कि देखिए, मैं पेंटिंग बेचने के लिए नहीं, पेंटिंग के लिए पेंटिंग बनाता हूँ, पेंटिंग मैं के लिए। बेचने के लिए नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो हूँ, अगर मैं बेचूंगा वो कमर्शियलिटी हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं पे मैं अपने संतान की तरह एक पेंटिंग बनाता हूँ, कोई पैसा लेके वो खरीद के लेके जाएगा, लेकिन वह मैं जी। दोबारा बना नहीं पाऊंगा। वो मेरे नहीं लिए बना बहुत पाओगे। इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ क्या, मेरा जो सोच है, वो पसंद आए ना आए, मेरा बोलने की जगह मेरे सबसे बड़ा पावर है पेंटिंग, उसका बिल्कुल। थॉट, उसका कॉन्सेप्ट। और मैंने उनको यही बताया कि देखिए, अगर पेंटिंग के बारे में अगर नेगेटिविटी बता रहे तो बहुत सारे पेंटिंग है जो लोग समझ नहीं पाते हैं, जैसे ब्लैक फेस क्यों है, ये तो कोई नहीं घर में रखेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए मेरा माइथोलॉजी के हिसाब से हम लोग का माँ काली भी नेगेटिव कैरेक्टर है। उसके हाथ में असुर का मुंडू, कटे हुए सर है, जो ब्लड है। और दुर्गा माँ भी असुर को त्रिशूल से जब वध करते हैं, उसमें भी वध ब्लड करते निकलता हैं। है। तो हाँ। ये जो हम माँ काली को मानते क्यों है, उसके पास वो पावर है। लेकिन माँ काली का जो टोटल आप देखेंगे, उसमें एक वायलेंस है, नेगेटिविटी है। तो हम अगर उसको पॉजिटिव मान सकते हैं तो पेंटिंग को क्यों नहीं। पेंटिंग को क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। और वैसे भी पेंटिंग जो हमारी होती है, जितने भी आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाते हैं या आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी पॉजिटिविटी से ही निकल कर आती है। आ, एग्जैक्टली। हाँ। और ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मूड अच्छा नहीं होता, कभी कुछ, जैसा कि अभी क्राइसिस चल रहे हैं और कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बहुत लोगों के पास फाइनेंशियली इशू है, स्टेबल नहीं है पूरी तरह से, तो फिर भी वो उस चीज में भी अपना काम कर रहे हैं, अपना आर्ट आगे ले जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हम अलग कलर या कुछ उदास कलर कह सकते हैं, या थोड़े डार्क कलर जो हम यूज करते हैं, तो
किसी किसी को लगता है कि नहीं ये बहुत डार्क कलर है या ये कलर अच्छा नहीं है, नहीं ये सिर्फ लोगों का मानना है। जहां तक मैं जानती हूँ कि जितने भी कलर है ना, सारे कलर से पॉजिटिव एनर्जी ही मिलती है, क्योंकि एग्जैक्ट उनकी उनसे जो हम कला में हमारे जो निखार आता है, वो उसकी तो बात ही बहुत अद्भुत है। तो सारे आर्टिस्ट जो भी अपना काम करते हैं वो बहुत ही मेहनत से करते हैं, और नकारात्मकता तो उसमें होती ही नहीं है। एकदम नहीं। एक्चुअली अंधेरा अंधेरा जो है उसका खुद का एक पावर है, जो पावर है। उजाला है उसका खुद का एक पावर है। तो हर बिल्कुल पावर में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है। हम अगर हम जो कलाकार होते हैं वो क्रिएटर होते हैं, हम हर सिचुएशन को इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। पेंटिंग करने बिल्कुल से पहले होमवर्क है, जो इलिस्ट्रेशन है, लेआउट है, वो हम सोचते हैं कि हमारा सोच किस तरीके से डिफरेंट व्यू से इसका सीरीज वर्क हो सकता है। हम बिल्कुल। कोई भी चीज ब्लैक कलर लगा सकते हैं, ब्लैक स्किन हो सकता है, ब्लैक बैकग्राउंड हो सकता है। अगर बाल मेरा सफेद हो तो मैं काला करने के लिए तैयार हूँ कि मुझे हाँ खराब लगेगा, यंग दिखेगा। तो हाँ वो नेगेटिव नहीं है, वो हाँ, पॉजिटिव है। वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव हाँ, है। ये पॉजिटिव है। अगर मेरा स्किन काला हो गया तो मैं क्रीम लगा के सफेद करना चाहता हूँ, वो पॉजिटिव है। एक्चुअली और सबसे सबसे नेचर बड़ी के बात साथ ये, हाँ नेचर के साथ हम चलेंगे तो सही रहेगा। नेचर के ऑपोजिट कुछ करोगे तो उसका रिएक्शन ऑपोजिट ही होता है। बिल्कुल। जैसा कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम अपने बच्चों को, जैसे हमारे हिंदुस्तान में काला टीके का बहुत प्रचलन है, जैसा कि हम अपने काजल बच्चों को काजल काला लगाना, टीका काजल लगाते हैं। लगाना। जी, काला टीका, काजल नजर बचाने के लिए लगाते हैं, लेकिन लोग उसको भी पॉजिटिव मानते हैं कि, हाँ, तो फिर काले रंग को लोग निगेटिव क्यों मानते हैं? तो मेरा तो ये मानना है कि कुछ भी, सही बात बोली आपने कि कुछ भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव जैसे नहीं होता, हम जो लोग भी है सब पॉजिटिव बहुत है। हाँ, बहुत सारे मूवीज में देखते हैं, हॉलीवुड में भी देखते हैं कि कोई भी पावरफुल विलेन ब्लैक कैट को यूज करते हैं। लेकिन वो कैट तो है, काला है तो क्या हुआ, उसमें क्या भी तो हुआ? पावर है, उसमें भी लाइफ है। तो हम लोग कहीं बिल्कुल। पे भी हम लोग अपना सोच को एक जगह पे ना बस बना के रखे है कि ये है मतलब है नेगेटिविटी है। मुझे बोला गया बहुत जगह से कि तुम इतने नेगेटिव, इतना पेनफुल पेंटिंग क्यों बनाते हो। तो मैंने बोला कि मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। तो बोला तुम्हारा मानसिक संतुलन सब ठीक है ना, घर में सब ठीक है ना। तो मैंने बोला जितने मैं भी ठीक हूँ। आर्टिस्ट है ना, जितने भी आर्टिस्ट है पूरे वर्ल्ड में, लोगों के हिसाब से, जो आम लोग हैं उनके हिसाब से तो लगता है कि हम सबका ही मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं है, आर्टिस्ट होते ही हटके हैं, आर्टिस्ट सारे हटके होते बिल्कुल हैं, अद्भुत एग्जैक्टली। और हटके होते हैं। हम लोग जो देखते हैं वो देखने का जो क्षमता है वो कहीं से अलग होता है। फोटोग्राफर जैसे वो अपने एंगल से जो देखते हैं, डायरेक्टर जो होता है मूवी को कैसे बनाते हैं, सेम चीज हम लोग आर्टिस्ट जो होते हैं अपने थॉट से हमने जो कुछ बनाते हैं या देखते हैं, हम लोग का सोच डिफरेंट होता ही है। क्योंकि हम लोग का जो बिल्कुल। काम और जर्नी है वो हम लोग को उस जगह पहुंचाया है, और वो सिर्फ मेहनत से ही बनता है, किसको कॉपी करके नहीं होता है। आप कभी कुछ नहीं। भी बनाओ, अगर 2-4 कॉपी करोगे लेकिन 10 के बाद 20 के बाद आपको तो कॉपी नहीं, आपको खुद का आइडेंटिटी रखना पड़ेगा। खुद का ही वो करना पड़ता है। हम खुद का, छोटे और रहते हैं वो दिखाई देता जब, है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि जब हम लोग बच्चे रहते हैं या छोटे रहते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तब हमारा जो माइंड स्किल है वो बहुत डेवलप नहीं होता। तो वो एक टाइम होता है कि स्टडी के टाइम में हमको बहुत कुछ पढ़ के ही, कॉपी करके ही निकालना होता है, क्योंकि वो एक कॉलेज स्कूल का टाइम होता है। लेकिन जब हम एक अपने लेवल, बड़े लेवल पे आते हैं, तो हमें क्योंकि हमारा जैसे जैसे ज्ञान डेवलप होता है, वैसे वैसे ही हमारा काम जो है वो भी डेवलप होने लगता है। तो उसमें कॉपी करने का तो सवाल ही नहीं उठता है कि हम वो कॉपी करके काम आगे ले जा सकते हैं। देखिए, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी से क्या होता है, जैसे आजकल का देखिए बहुत सारे हैं जो गूगल सर्च करके निकाल लेता है। हाँ गूगल में बिल्कुल। अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन उसे पता नहीं बुराई में। चलता। अगर उसको बेसिक नॉलेज ना हो वो बुराई भी ले लेता है, उसको हाँ सही के साथ गलत भी पता नहीं चलता है कि गलत भी उसने ले लिया है। तो आप इंस्पायर्ड हो, कॉपी करो, लेकिन कॉपी एक जगह पे आपको रोक देगा। एक जगह पे बिल्कुल रोक रोकना ही देगा। है, क्योंकि अगर तुम थोड़ा पढ़ाई और मेहनत नहीं करोगे तो हाँ, आगे बढ़ नहीं पाओगे। वो तुम्हारा कभी नहीं। हाँ मेहनत, और वो मेहनत ही रंग लाएगा जब तुम हाँ उसमें लगे रहोगे। कुछ जगह पे है कि बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने ऐसे बोलते हुए सुने हैं
कि पैंडेमिक में पेंटिंग बिक नहीं रहा है, तो पेंटिंग क्यों बनाऊँ? तो ऐसा मैं क्यों यही है? बोला हाँ, ऐसा ऐसा क्यों है? वैसे बोला बहुत सारे हाँ, कुछ यंग आर्टिस्ट के साथ एक डिस्कशन हो रहा था, तो बोला कि देखो दादा अभी तो पेंटिंग सेल नहीं हो रहा है, अभी बनाने से क्या फ़ायदा? सेल तो नहीं होगा, एग्ज़िबिशन तो लगने वाला नहीं है। तो मैंने बोला कि तुम्हें तो बचपन से कोई ऐसा शपथ किया है क्या तुमने पेंटिंग लेके आगे बढ़ोगे? तुमने क्या सोचा रातों-रात पेंटिंग बेचोगे वही? तुमने बिल्कुल। एक शापित लाइफ़ चूज़ किए हो। ये बिल्कुल, शापित लाइफ है एग्ज़ैक्टली यू आर कि राइट। हाँ, क्योंकि शापित लाइफ चूज़ किए हो कि तुम्हें स्ट्रगल करना है क्रिएटिव और करना है। क्रिएटर जो है उसमें जब दुःख होता है तभी वो क्रिएट कर पाता है। जी, अगर तुम बिल्कुल, त्याग नहीं करोगे तो भोग नहीं कर पाओगे। पहले त्याग बिल्कुल। करना सीखो, पेंटिंग करो हाँ, और ऐसे कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि पेंटिंग बेचने के लिए। कोयला भी अगर तुम्हारे पास रहेगा, चारकोल भी रहेगा, तुम मिट्टी में भी ड्राइंग बना सकते हो। और बिल्कुल। तुम जब ये लाइन चूज़ किए हो, तुम अपने काम से मतलब रखो, क्या-क्या होने वाला है, क्या बेचने वाला है, ये सब एक्सक्यूज़ मत करो क्योंकि तुमने चूज़ किया है पेंटिंग लाइन एज़ अ आर्टिस्ट लाइफ और और आर्टिस्ट लाइफ कला स्मूथली नहीं होता है। जी, स्मूथली नहीं होता बिल्कुल, है। आर्टिस्ट को कभी नहीं। हर मोड़ पे कोई ना कोई जगह पे सब दूसरे नज़र से देखते हैं, कोई इज़्ज़त से देखता है, कोई वो आर्टिस्ट है, वो टीचर है। ठीक है, हाँ, ड्राइंग टीचर, आर्ट टीचर, वो ड्राइंग आर्टिस्ट मतलब वो हाँ, उसको मेरे जैसे वे नॉलेज नहीं है, बहुत लोग वैल्यू नहीं देते, हाँ, कि ठीक है वैल्यू नहीं आर्टिस्ट देते है, हैं। बट लेकिन उन्हें नहीं देखा पता जाए कि हाँ, देखा उन्हें नहीं जाए प तो ठीक हाँ, है, बोलिए आप आप कह रही बोलिए, थी। तो मैं बोलिए बोल आप रही बोलिए। हूँ कि देखा जाए तो जो आर्टिस्ट की जो मेहनत है, ऐसा नहीं कहती कि किसी के काम में मेहनत नहीं है, सबका अपना अपना काम है, अपना अपना करने का तरीका है, उनकी मेहनत है। बट जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसा कि मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, या और जितने आर्टिस्ट मेरे फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग का काम करने का तरीका अलग है। हम लोग बहुत कुछ छोड़ के, बहुत कुछ त्याग के, स्ट्रगल करके आगे जाते हैं। कहीं फैमिली का सपोर्ट होता है, कहीं नहीं होता है, तो उससे आगे निकल के हम अपने वर्क में ही लगे रहते हैं। हमने अपना काम छोड़ा हुआ नहीं है। तो ठीक है, कभी कभी कोई वैल्यू नहीं देता है तो ठीक है, इट्स ओके, वो भी हमारे लिए एक एप्रिसिएशन ही हो गया कि ठीक है चलो, तुम वैल्यू नहीं देते, इट्स ओके, वो भी हमारे लिए एप्रिसिएशन है, हम उस काम को अपने और आगे लेकर जाएंगे। जैसे मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड 4-5 से ही हर बच्चे को कोई भी कल्चरल यूनिट में इम्पोर्टेंसी देना चाहिए क्योंकि मुझे बिल्कुल डांसर देना होना चाहिए। हो या पेंटिंग हो स्कूल लाइफ से अगर उसका वो प्रॉपर एजुकेशन के साथ वो कल्चरल थॉट नॉलेज में आएगा तो वो आगे बढ़ के क्या होता है बेसिक जो थॉट है उसको वो गैदर कर पाते हैं कोई भी टीचर से कोई भी सीखो आफ्टर हायर सेकेंडरी तुम जो भी लाइन लेना चाहते हो उससे पहले तुम्हें कुछ ना कुछ नॉलेज रह जाएगा उस सब्जेक्ट पे बिल्कुल। तो और एक बात है कि अभी देखिए पेंटिंग हम लोग पहले जब सुने थे कि बचपन में पेंटिंग ओ आर्टिस्ट बनना चाहते हो तब तो तुम बिना खाते पीते हुए मरोगे ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत ये तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा खाना खाने खिलाने का भी पैसा नहीं रहेगा तो सुनने में बहुत तकलीफ होता था अभी लग रहा है कि अभी 2000 के बाद फील हुआ कि फैशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट एनिमेशन ग्राफिक्स सब में ही ड्राइंग है सब जनरल जगह आपको एजुकेशन में तो ड्राइंग प्रोजेक्ट थ्रू एवरीथिंग प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होता है आपका ड्राइंग बेस होने से अच्छा है बहुत सारे गूगल से प्रिंट आउट निकाल के लगाता है लेकिन वो प्रोजेक्ट के थ्रू आप अगर मेहनत करके बनाओगे तो प्रोजेक्ट यूनिक होता है जो मेरे लिए वो प्रोजेक्ट पर्टिकुलर एक आइडेंटिफिकेशन रखता है तो और मेरे ख्याल से अभी जैसा कि मेरे आप ख्याल से बिरला ठीक है, आप बोलिए। जैसे कि मेरे ख्याल से कोई भी फैशन टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी हो सब जगह पे क्रिएटिव सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिक ड्राइंग अगर ड्राइंग सेंस ना हो कुछ जगह पे आप टेक्निकली स्ट्रांग होंगे लेकिन ड्राइंग में कहीं ना कहीं पे अगर आप सही नहीं रहोगे तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है हाँ बिल्कुल बोलिए मुश्किल हो जाए। जैसा कि आप बिरला ऑफ स्कूल में आर्ट टीचर हैं, तो बिरला ऑफ ग्रुप जो है वो आर्ट को बहुत डेवलप करता है। जैसा कि मैंने बहुत जगह देखा है, कुछ वीडियोस देखे हैं कि वो आर्टिस्ट को बहुत प्रमोट करते एग्जैक्टली हैं। कहीं एग्जैक्टली कहीं उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट दे रखा है आर्टिस्ट को, जो कहीं कहीं स्ट्रीट पे या कहीं पे बाउंड्री लाइन पे वो पेंटिंग करते हुए मैंने देखा है। तो ये तो बिरला ग्रुप का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आर्टिस्ट के लिए है कि उनको कहीं ना कहीं वर्क मिल रहा है। और एक्चुअली देखिए एक्चुअली जैसा कि स्टूडेंट को हम लोग स्कूल से ही स्टूडेंट लोगों को हर सब्जेक्ट में कल्चरल सब्जेक्ट में फैशन हो या ड्राइंग हो एक्सेट्रा डांस म्यूजिक
हर में हम लोग एक अलग से नॉलेज और गाइडेंस करते हैं, क्योंकि ताकि एट फ्यूचर वो ऐसा कुछ बने। आज देखिए इंडिया में ओलंपिक में गोल्ड आ रहा है, और अगर हम स्कूल एजुकेशन से ही अगर सही से कल्चरल पार्ट में भी थोड़ा डेवलप करें, तो ये गोल्ड रह जाएगा, हम लोग के पास आता ही आता ही रहेगा, रहेगा। ये रुकेगा जी, नहीं। बिल्कुल। तो इसके लिए सही शिक्षक और सही शिक्षा प्रतिष्ठान होना इम्पोर्टेंट है, और सही जगह पे और सही बच्चे लोगों का जो करियर काउंसलिंग, एजुकेशन काउंसलिंग होता है, वो सही तरीके से अगर होगा तो हर बच्चे का पर्टिकुलर एजुकेशन के साथ साथ एक अलग सा सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंस देना इजी हो जाएगा। और हम लोग हाँ, के जैसा कि इंस्टीट्यूट में जितने भी है, हम लोग वर्कशॉप करवाते हैं, जितने भी अपग्रेडेड है, ऐसे जैसे पुराने और नए जो सोच है उसको मिला के हम कुछ बच्चे लोगों को इंटरेस्ट दिलाते हैं कि अगर तुम कुछ देखना चाहते हो और तुम अपने सोच से जो बनाना चाहते हो और जो तुम देख रहे हो, तीनों को मिला के तुम नए कुछ क्रिएट करो। और इसमें ही हम लोग हर टीचर लगे रहते हैं कि नए कुछ करने के लिए, नए कंटेम्पोररी फॉर्म को नए जनरेशन के साथ कैसे हम नए कुछ बना सकते हैं। तो इससे हम लोगों को भी बहुत खुशी होता है कि हम लोग एक जगह पे रुक नहीं गए हैं, जो सीख के आए हैं उसके बाद भी लगे रहे और पुराना काम के साथ नए काम को जोड़ रहे हैं। सीनियर जूनियर ईच एंड एवरीथिंग सब मिलके काम करते हैं। इसमें कोई नहीं है कि हम सीनियर है, वो सीनियर है, मेरा लॉबी है, फ्रेंड है। इसमें सब हम मिलके काम करते हैं और करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो बप्पा जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आप बचपन से ही आप आर्ट में आपका इंटरेस्ट होने लगा, आप उसमें आगे जाने लगे, तो कहीं ना कहीं फैमिली को प्रॉब्लम नहीं हुई? बिकॉज मैं ये जानती हूँ कि बंगाल में कला को बहुत महत्व दिया जाता है, वो कोई भी हो, जैसे म्यूजिक है, डांस है, आर्ट है, या कोई भी जितना भी कोई कला विकसित है, सब तरीकों में। और जब मैं पहले क्लास लिया करती थी, तो जैसे मैं आर्ट क्लासेस वगैरह लेती हूँ, तो मेरे मोस्टली बच्चे जो थे वो बंगाली थे। वो अच्छा, बंगाली बच्चे होते थे जो कि उनको आर्ट सीखना होता था। उनकी फैमिली बोलती थी कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा एक कल्चर एजुकेशन में जाए। तो इन्वॉल्व। हाँ, और जैसे कि मुझे ये भी पता है कि आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में भी है, तो आप अपने म्यूजिक के बारे में भी कुछ हमें बताएंगे? हाँ, जैसे म्यूजिक में देखिए क्लासिकल जो म्यूजिक है वो उसमें ये बहुत सारे हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का आपका रविंद्र संगीत, म्यूजिक टून्स एंड गजल्स। इसमें मुझे बहुत एक अलग सा फीलिंग्स होता है, क्लासिकल फीलिंग्स, जिसमें पेंटिंग करने वक्त मैं म्यूजिक चलाता हूँ, नहीं तो हेडफोन लगा के सुनता हूँ। तो हम लोग के बंगाल में जो बचपन से जो देख के आए हैं कि इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे जो म्यूजिक चलता है वो अलग होता है। अलग रविन्द्रनाथ होता टैगोर की 25 वैशाख जो है, तो उस है। जन्मदिन की तिथि पे जो म्यूजिक चलता है वो अलग होता है। पूजा के टाइम जो चलता है वो अलग होता है, लेकिन सब फेस्टिवल या कोई भी स्पेशल डे में हम म्यूजिक थ्रू हम लोग का कल्चर जुड़ता रहता है। और पुराने कोई भी चीज, नए जनरेशन भी पुराने चीज को ही सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। चाहे जितने भी नए चेंजेस हो उसको सुनते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस वही देता है जो क्लासिकल बेस है। और इसके थ्रू मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट लेता हूँ, बस सही काम करते वक्त और सुनने में अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो आप कोलकाता से हैं, तो कोलकाता में तो कलाकारों की पूरी क्या बोले कि पूरा बाजार है, बाजार। प्रचुर मात्रा में ना कलाकार वहां पे भरे हुए हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे जैसे होता है ना एक बड़ा बाजार छोटा बाजार, यहाँ पे छोटा सब बाजार, बाजार में ना कलाकार भरे पड़े हैं। कलाकार ही गली भरे गली हुए हैं, में, बिल्कुल। गली गली में आपको दो चीज मिलेगा, एक LIC एजेंट मिलेगा और एक कोई कलाकार मिलेगा, चाहे वो म्यूजिक और का हो, आर्ट का हो, या या कुछ किसी का भी हो। हाँ, बिल्कुल, कला से तो पूरा भरपूर है हमारा कोलकाता। तो एकदम। मेरे भी मोस्टली फ्रेंड जो है वो कोलकाता से है, जो कि आर्टिस्ट हैं और भी चीजों से जुड़े हुए हैं, और मेरी फैमिली भी है कोलकाता में। अच्छा। तो जी, तो अच्छा, ये बताइए सर
कि जैसा कि वहां पे बोलते हैं कि दुर्गा माँ को बहुत माना जाता है। जब दशहरा का टाइम आता है तो कोलकाता एक अलग ही रंग में दिखने लगता है। तो उस हाँ टाइम ये कलाकार के लिए वहां पे उस टाइम चित्रकला का क्या महत्व रहता है? उस टाइम कैसा होता है कि आर्टिस्ट जो है वो कैसे उस टाइम पे काम करता है? उस टाइम तो एक अलग ही हवा चल रही होती है जो कि हमारे माता जी से रिलेटेड है। तो उस टाइम पे कैसा चलता है आप लोग का काम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोग का जो नए साल होता है वो पहला वैशाख कहते हैं हम लोग। ओके। उस टाइम से हम लोग का माँ दुर्गा का पूजा का सूचना होता है। जो पैंडल वगैरह बनते हैं उन लोगों का फर्स्ट पूजा जो होता है वो स्टार्ट होता है उस शुभ दिन के टाइम। ओके। फिर ओके। सोचिए उसके बाद हम लोग का प्लानिंग चलता है कि जो लोग पैंडल आर्टिस्ट है वो लोग पैंडल थीम मेकर के हिसाब से बहुत सारी डिजाइनिंग करके बहुत मेहनत करके लास्ट 6 मंथ पूजा से पहले बहुत मेहनत करके वो बहुत अच्छा एक बजट, बिग बजट स्मॉल बजट जो भी हो, वो अपना 100 to 110% एफोर्ट देता है। और उसी में ही माँ दुर्गा के साथ साथ हम लोग का जो आर्ट एंड क्राफ्ट आर्ट एंड कल्चर जो है वो डेवलप होता है। हर साल ओके। में हर ऑडियंस को नया कुछ देखने को मिलने के लिए हर आर्टिस्ट का देखने एक को नया मिलता क्रिएटिविटी रहता है, इनोवेटिव क्रिएटिविटी रहता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होता है कि हम लोग का जो पूजा के टाइम पे जब पंचमी आते हैं या महला तिथि होता है, हम लोग पैटर्न बनाते हैं, अल्पना देते हैं। है। जो ओके। डिजाइन है फ्लोर पे वो हम लोग शुभ माना जाता है। हम कहीं पे भी लक्ष्मी पूजा के दिन पे घर पे भी वो पैटर्न देते हैं। ओके। और उसके साथ फिर पूजा स्टार्ट होता है। ढाकी सब ढाक बजाते हैं, शंख कंपटीशन होता है। और कुछ जगह पे तो ऐसे कल्चरल पार्ट भी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी धुनुची नाच वगैरह होता है। अभी कुछ नए जनरेशन के लिए और भी कुछ नए इंटरटेनमेंट ऐड हुआ है। लेकिन जब सबसे बड़े वाला दुख की बात होता है दशमी के दिन, जिस दिन गुलाल से सिंदूर से खेला जाता है। उस दिन आर्टिस्ट लोगों में एक अलग सा एक मन में उदासी रहता है कि चलो इस अभी तो माँ जाने वाला है, इतना मेहनत से हम लोग जो बनाते हैं फिर नए करके सोचते हैं। माँ का हाँ। विसर्जन के बाद हम लोग फिर से स्टार्ट कर देते हैं नए साल के लिए जो सूचना हो, सबके लिए अच्छा हो और नया कुछ सोचने के लिए। माँ आते हैं हम लोगों को क्रिएटिविटी देने के लिए, माँ जाते हैं क्रिएटिविटी फिर से रीओपन करने के लिए। तो हम लोग का ये ट्रेडिशन चलता ही रहता है। हम लोग कहीं ना कहीं पे नए कुछ करने के लिए देखने के लिए एक साल का काम फिर दूसरे साल में हम तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं, क्या बात है। बहुत अच्छा है। और कहते हैं कि जब पूजा का टाइम आता है तो कोलकाता पूरी रोशनी से एकदम जगमगा उठती है। बिल्कुल। एकदम। तो मैं तो नहीं गई हूँ, मैं जाना चाहूंगी कि मैं भी एक बार कोलकाता होकर आऊं, मेरा बहुत मन है वहां जाने का। मेरा तो मैं मेरा एक्चुअली मेरा लास्ट 2007 से मैं प्रेस से या बड़े ब्रांड जो जजमेंट होता है पूजा का, हम वहाँ पे एज ए जज जाते हैं। तो जब मैं ऐसे जजमेंट के लिए जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा सब्जेक्ट को लेके काम किया जाता है कि हम सोच नहीं पाते। क्योंकि वो आर्टिस्ट जो अपने एंगल से जो सोचा है वो उसको कैसे करके वो इंस्टॉलेशन किया है, वो आर्ट को डेवलप करके कैसे स्कल्पचर को डेवलप करके पैंडल बनाया गया है। तो रेट देना बहुत मुश्किल होता है, मैं किसको दूं? एक से बढ़कर एक है, कोई किसी से कम नहीं है। कम सब नहीं है। अपने अल्टीमेट जो है अल्टीमेटम देने के लिए वहां पे कोशिश किया है। मैं इतना दूंगा, इससे ज्यादा दूंगा ताकि मुझे ऑडियंस थ्रू या कोई भी कंपनी थ्रू एक अवार्ड मिल जाए। तो अवार्ड मिल अवार्ड जाए। अवार्ड के साथ और उसका मेहनत के साथ जो उसका जो सपने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग का एज ए जजेस के हिसाब से हम लोग उस सपने को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि कमर्शियलिटी हर पैंडल में, बड़े काम हो या छोटे काम हो, हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि मुझे एक अवार्ड मिले। तो हम जी। लोग कहीं ना कहीं पे मजे की बात है कि कहीं ना कहीं पे बड़े ब्रांड हो या छोटा ब्रांड हो, उसको कहीं ना कहीं पे अच्छा काम के लिए अवार्ड मिल ही जाते हैं। बस यही सबसे बड़ी बात है, मिल ही हाँ। जाते हैं। तो अवार्ड की बात निकली है तो जैसा कि मुझे पता है कि आपको भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। हाँ, बहुत तो सारे अवार्ड मिले हैं। वेरी रिसेंट मुझे एक अवार्ड मिला था, वो आपका गोल्ड मेडल मिला था। और क्या बात है।
और एक है कि अब मैं एक केसीसी हम लोग का कलकत्ता में एक बड़ा गैलरी है, वहाँ से एक फेलोशिप भी मिला था, और अरे अच्छा एक वहाँ पे एप्रिसिएशन एक सर्टिफिकेट मिला था, बहुत पैंडेमिक के ऊपर एक शो था। तो ये सब मिला के बस बहुत सारे अवार्ड है, लेकिन मैं अवार्ड से ज्यादा अपने काम पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि अवार्ड बिल्कुल कभी कभी क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है अवार्ड के बाद। चलो अवार्ड तो मिल गया है, अभी चलो काम करेंगे, ये ऐसा सोचना भी कभी कभी आ ही जाता है। तो काम काम ही है, तो अवार्ड तो आता जाता रहेगा, अवार्ड के लिए तो काम नहीं, काम के लिए काम इम्पोर्टेंट होता है। वही। बिल्कुल। तो जैसा कि आप छोटे से ही काम करते आ रहे हैं, तो कि आप एक आर्टिस्ट बनना चाहे, लेकिन आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया होगा कि मैं क्यों आर्टिस्ट लाइफ परस्यू क्यों करूं, या मैं इंजीनियर डॉक्टर क्यों नहीं बनता? क्योंकि जहाँ की जहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं कि आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनने से रोकते हैं कि नहीं, ड्राइंग में ठीक है, एजुकेशन तक सीमित है, और अगर आप अपना काम आगे लेके परस्यू करते हो तो मे बी जैसा कि है कि फाइनेंशियली इशू होते हैं, और बहुत अच्छा लोगों का कहना है कि नहीं, पैसे नहीं मिलते हैं, पेंटिंग नहीं सेल होती है। तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि नहीं, मुझे किसी और लाइन में जाना चाहिए, या मुझे भी औरों की तरह इंजीनियर डॉक्टर एमबीए या ऐसा कुछ करना चाहिए? मैं एक्चुअली मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, तो मैं जब स्ट्रगल वो करके तो ऊपर बिल्कुल गया, हाँ दिखता ही तो है। ऊपर जाने, हाँ तो मैं ऊपर जा रहा था, तो जब भी मेरा एजुकेशन ज्यादा हो रहा था, तो मुझे लगा कि खुद अच्छा के लिए पेंटिंग में बना, अच्छाई के लिए पेंटिंग बना रहा, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं पेंटिंग बना रहा था। जब मैंने हायर सेकेंडरी कंप्लीट किया, कॉलेज में एडमिशन लिया, तब मेरे पास एक चैलेंज आ गया था कि आइदर एजुकेशन करो, नहीं तो पेंटिंग से आगे कुछ बढ़ना है तो पेंटिंग को लेके बढ़ो। तो मुझे चूज करने के लिए बस दो ही रास्ता था, तो मैंने सोचा एजुकेशन में जाने के बाद मुझे नेक्स्ट लेवल में कुछ करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पे सेल्स लाइन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल। हम आर्ट लाइन में जाएंगे, वहां पे दो तीन ऑप्शन है, एक है टीचरी, एक है फ्रीलांसिंग, एक है कमर्शियलिटी। इस जगह पे लेके जाना है कि मुझे बस काम के थ्रू अर्न करना है। तो हाँ। मुझे मैंने पेंटिंग एक सोचता है कि मुझे मेरे पास ग्रेजुएट आपका डिग्री है या डिप्लोमा जो भी है, मैं क्यों करना चाहता हूँ, नौकरी के लिए, पेंटिंग पेंटिंग के लिए, या पेंटिंग सेल आउट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई कई लोग का मानना है कि हम लोग बस अच्छे करियर के लिए हायर एजुकेशन करते हैं, पेंटिंग थ्रू मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो ठीक है, सही है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, उन लोग लेके आए एज ए टीचिंग, सही। एज ए ड्राइंग टीचर। और जो लोग ड्राइंग टीचर के साथ साथ आर्टिस्ट का मकाम बनाना चाहते हैं, तो उसको मेहनत और वही जगह पे खुद को लेके जाना है। खुद का मार्केटिंग खुद करो, अपने काम से करो, किसको पकड़ के नहीं। बिल्कुल। अगर तुम्हारा काम में दम है, तो वो टाइम टू टाइम रंग लाएगा। अगर तुम्हें तुम्हारा एज ए आर्टिस्ट आइडेंटिटी आर्टिस्ट ना हो, क्या ड्राइंग टीचर, तुम उसमें ही खुश रहो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें वो कॉन्फिडेंस है कि तुम गैलरी में जाने के बाद तुम्हें कोई ड्राइंग टीचर करके नहीं बुलाएगा, तुम्हें बोलेगा हाँ आर्टिस्ट आया है, ये हम लोग का बराबर है। अगर तुम रास्ते से जाओगे, कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट तुम्हें बोलेगा टीचर आई एम ड्राइंग टीचर, तब तुम ड्राइंग टीचर हो। जिसको हाँ। मेंटरिंग करने जाओगे, वो तुम्हारा आइडेंटिटी है ड्राइंग टीचर। बट तुम गैलरी में जाओगे, वो तुम्हारा खुद का प्लेटफॉर्म है कि उस जगह पे तुम आर्टिस्ट हो। तो ये दोनों बैलेंस करना हम लोगों का, हर आर्टिस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कमाना नहीं है, सिर्फ शिक्षा देना भी नहीं है, काम करना है, शिक्षा देना है, कमाना भी है, इसके साथ साथ आगे भी बढ़ना है। आगे खुद भी को बढ़ना, अपग्रेड बिल्कुल। करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आज काम सिर्फ बेचने के लिए, काम अगर नाम लाएगा, मेरे गुरुजी बताए थे कि नाम के पीछे भागो, पैसे के पीछे नहीं, दाम के पीछे मत सही भागो। बात है। अगर नाम रहेगा तो तुम्हारा इज्जत और दाम दोनों ही रहेगा। अगर बिल्कुल। ज्यादा पैसे के पीछे भागोगे तो क्रिएटिविटी कैलेंडर बन जाएगा, वो कैलेंडर के थ्रू ही, कैलेंडर। हाँ वो कैलेंडर भी बिकता है बाजार पे, तुम्हारे पेंटिंग भी बिकेगा। लेकिन कहीं पे तुम्हारा वो जो प्लेटफॉर्म है बिकने के लिए है, या अपने नाम और वो जगह जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तुम अपने मेहनत से वो पेंटिंग बनाओ जो कमर्शियलिटी के साथ साथ एक मान दे, एक अच्छा जगह दे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपने बताया कि आप स्वामी विवेकानंद जी को लेके एक बुक पे काम कर रहे हैं, तो ये स्वामी विवेकानंद जी हुए या रविंद्रनाथ टैगोर जी हुए, तो ये भी
मतलब स्टार्टिंग से ही अपना नाम नहीं बनाया, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, तब आज वो मतलब आज ऐसा है कि वो हमारे बीच में नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है। तो देखिए जब तक 200 हम साल तक 200 स्वामी जी ने जो मैसेज देके गया है यंग जनरेशन यूथ के लिए, वो 200 साल तक कोई देने वाला नहीं है। कोई सबसे नहीं बड़ी बात देने है, वाला। जो जो स्वामी जी को जानते हैं, जो जानना चाहते हैं, देखेंगे जी हर जगह पे आपको एक पॉजिटिव के साथ एक अलग दिशा मिलेगा, अलग दिशा मिलेगा। अगर हम लोग इतनी लाइफ में डिस्टर्ब है, हम लोग हर जगह पे कहीं ना कहीं पे वो मान नहीं पाते, रेगुलर पूजा भी कर नहीं पाते। ये ऐसे लाइफस्टाइल हो गया हम लोगों का। जनरल लाइफ भी हाँ बहुत बहुत हैम्पर हो गया है। एजुकेशन बिल्कुल एक जगह पे प्रेशर है, बच्चे लोगों का खेलने को लिए वो जगह नहीं हम देते हैं, सिर्फ टीवी और मोबाइल पे खड़े हैं। क्रिएटिविटी में लगते हैं, कंपैरिजन आ जाता है कि देखो तुम ड्राइंग टीचर जैसे नहीं बनाए हो, क्यों नहीं बनाए हो, तुम्हारा अच्छा नहीं, सर आप जैसे नहीं हो रहा है। नहीं होगा, जगह नहीं दीजिए, होगा। टाइम दीजिए, एक टाइम रिलेशन नहीं। बनाइए। कई जगह पे पेरेंट्स के साथ, टीचर लोगों, आर्टिस्ट लोगों के साथ एक रिलेशन बनना इंपॉर्टेंट है। सिनेमा जैसे हम दिखाते हैं, गैलरी में बच्चे लोगों को लेके जाना है, अच्छा डांस प्रोग्राम दिखाना है, ताकि वो उसको लगे कि घर में सिर्फ मेरे टीचर में ब्लॉक हम नहीं रह जाए, यूट्यूब में ब्लॉक नहीं रह जाए। वो उस जगह से मुझे निकल के फिजिकली वो जगह फील करना है, गैलरी क्या होता है, उससे इंस्पिरेशन जो निकलता है, मुझे देखने के बाद जो फील होता है कि मुझे ऐसा बनाना है, मेरे पेंटिंग भी ऐसा गैलरी में डिस्प्ले होगा। वो जो फीलिंग्स है, जो डांस प्रोग्राम में जाने के बाद जो क्लासिकल फॉर्म हम देखते हैं, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा ही करना है। जो जो भूख है, जो सीखने का भूख है, वो सिर्फ फिजिकल कोई भी प्रोग्राम या एग्जीबिशन में फीलिंग्स तो वो आता है। इसके अलावा आप जो जितने भी बुक्स दोगे, टी शर्ट दोगे, बस एक गाइडेंस तक होगा, लेकिन कुछ जगह पे घर से निकलना पड़ता है, वो जगह से आप खुद को जोड़ना पड़ता है। वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं पेरेंट्स को लोगों को यही कहूंगा कि आप लोगों के साथ साथ बच्चे लोगों को भी कोई पे भी इंटरेस्ट हो, उसको कुछ जगह पे फिजिकली दिखाइए, वो बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये है। टीचर के सही तो बात है। एक जगह पे आप रोक मत दीजिए। बिल्कुल नहीं। और आज का जो टाइम है, जैसा कि एजुकेशन की ही बात की जाए, तो एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत हाई होता जा रहा है। अभी आप छोटे छोटे बच्चे को ही देखिए कि बच्चे बहुत छोटे हैं, बट जितने बड़े वो हैं नहीं, उससे बड़ा उनका बैग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक कल्चर एक्टिविटी, एक आर्ट एक्टिविटी तो होनी ही चाहिए, जिससे हाँ बच्चों का माइंड थोड़ा चेंज हो और उसमें इंटरेस्ट हो। बिकॉज ठीक है, पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात तो है कि हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो कल्चर है, फोक आर्ट है, उसमें भी अगर हमारे बच्चे उसका नॉलेज ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए अचीवमेंट है। तो मैं भी यही आपकी बात पे एग्री हूं कि नहीं, बच्चों को भी एक आर्ट एजुकेशन तो मिलना ही चाहिए। उनको जिस चीज में रुचि हो रही है, उसमें पेरेंट्स को चाहिए नॉट कि ओनली नहीं। दैट, आर्ट एजुकेशन, एवरी कल्चरल बिल्कुल, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बेसिक एक्चुअल राइट। एग्रीकल्चर एजुकेशन। और यस। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर में केसीसी जो है, वो है इमामी ग्रुप ऑफ आर्ट का एक गैलरी है, कैलकाटा सेंटर फॉर क्रिएटिविटी। वहाँ पे मुझे जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला था लास्ट ईयर, वो है पैंडेमिक के ऊपर एक पेंटिंग था। वेस्टर्न आर्टिस्ट को कोई भी पेंटिंग को लेके दिस टाइम पैंडेमिक सिचुएशन में आप कैसे जोड़ के वो पेंटिंग बनाओगे। तो ओके। उस टाइम पे बहुत सारे आर्टिस्ट ने इतना इतना अच्छे पेंटिंग बनाया था, कलकत्ता से बाहर भी। तो उस एग्जीबिशन के टाइम पे मैं जब काम करने बैठा, तो मुझे वेस्टर्न बहुत सारे आर्टिस्ट का रेफरेंस लेना पड़ा। मैंने डाली का लिया था, फेस ऑफ मास्क नाम के एक टाइटल देके बनाया था। उस टाइम में जब मैं वेस्टर्न काम कर रहा था, मुझे बार बार अंदर से एक बहुत तकलीफ हो रहा था कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं लेआउट बनाने के बाद मैं उस सब्जेक्ट को दिस टाइम पैंडेमिक सिचुएशन के साथ जोड़ दिया, जब वो पेंटिंग पूरा हुआ, तो कहीं पे लगा कि एक महान गुरु है, उसको हम थोड़ा सा फॉलो किया था अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करने के लिए। बस मैं उस थोड़ा सा काम करने के बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि महान आर्टिस्ट क्या थे, वो जो दे के गया है, वो लोग हम लेकर भी खत्म नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आर्टिस्ट का जो खुद का तो थॉट है। मैं जो सोचता हूँ, मैं मरते वक्त वही सोच लेके मरूंगा, किसी को दे नहीं पाऊंगा। वो जो दे पाऊंगा वो है काम, वो है शिक्षा, वो है थॉट्स, नॉलेज। लेकिन मेरा जो ब्रेन के अंदर जो थॉट है, जो क्रिएटिविटी है, वो आर्टिस्ट
सिर्फ मरने के बाद ही उसके साथ जाता है, उससे पहले वो बिल्कुल, काम काम में दिया जाता है, काम में ही काम देके में ही जाता दिया है। वही। तो सर आप ये बताइए कि जैसा कि आपने बोला कि आप थोड़ा वेस्टर्न पेंटिंग में भी आपने काम किया है। आपकी जो पेंटिंग है इंक इंक से भी रिलेटेड है, मैंने देखी है हाँ, और बहुत हाँ। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत कुछ कहती हैं। तो आपने कभी कल्चर पेंटिंग पे भी वर्क किया है? जैसे हमारे इंडिया में इतने सारे कल्चर्स हैं और उनकी पेंटिंग्स है, तो आपने उस पे भी कभी काम किया है? काम किया है, जैसे मैं बांग्ला बिनाले का मेंबर हूँ, नेटिव मूवमेंट का मैं मेंबर हूँ। जी, तो जब जी, बांग्ला जी। बिनाले कलकत्ता में हुआ था 2019 में, तो मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे टोटल 47 कंट्री से आर्टिस्ट आए थे, फ्रांस, अरे रशिया, वाह! रोमानिया, इटाली, सब जगह से। तो अरे वाह! उन लोगों में एक था ऑल्टर नाम के आर्टिस्ट, तो वो 77-78 ऐसे एज का थे, उसका मिसेस और वो। तो मैं उन लोगों से एक चीज सीखा है कि हम लोग कभी-कभी ऐसे होता है कि कुछ काम करने के बाद बोलते हैं कि इस वॉल पे हम काम करेंगे, थोड़ा चुना लगा दो। हम अपने हाथ से नहीं लगाएँगे, किसी को और अरे! से वो चूना लगाते हैं। लेकिन उस लेडी को और उस जो सीनियर आर्टिस्ट, जो एजेड आर्टिस्ट थे, उनको मैंने देखा सुबह 6 बजे उठे। उठे, तालाब में गए, साइड से थोड़ा मिट्टी उठाया और उसके बाद छोटा मिट्टी का छोटा-छोटा भांड़ है, उसको लेके इंस्टॉलेशन किया है। वो खुद अरे वाह! जाके गमबूट क्या पहन बात है! के सुबह जाके खुद लाके किया है। और यहाँ पे हम लोग कुछ देखे हैं, कुछ आर्टिस्ट वो लोग जब कलर करने के वक़्त का वॉल पे काम करना हो तो कोई लेबर को लेके वो पेंट करवाते हैं। तो यही लगता है कि कहीं पे हम लोग एज़ अ हायर डिग्री लेने के बाद एटीट्यूड बदलना बहुत होता है। किसी कहीं-कहीं पे देखते हैं एटीट्यूड बदल जाते हैं। कहीं-कहीं मेरा खुद का एटीट्यूड काम, हमें ज़्यादा हो जाता है। हाँ, हाँ, तो एटीट्यूड है कि ये यहाँ पे वॉल पे कम कलर कर दो, उसके बाद हम ड्राइंग करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे। तो क्या होता है, अगर मेरा काम मैं खुद करूँगा तो पूरा ही करूँगा, उसमें बिल्कुल, मेरा खुद का रहेगा। तब मैं सब कुछ वहाँ पे मेरा रहेगा। तो मैं बहुत सारे सब आर्टिस्ट के सामने जब मैंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन करने के लिए गया, तो मैं सोच रहा था मैं क्या बनाऊँगा? यहाँ पे तो महारथी लोग हैं। तो मैंने एक मिट्टी का घर था, एक फार्मर का, उसके घर के ऊपर आर्ट कलर से जो विलेज लाइफ़स्टाइल है, उसको मैंने बनाया। उन लोगों का क्या बात डेली है! लाइफ़, तो छोटा बच्चा खड़ा था, उसको देख के ड्राइंग बनाया। उसका जो आपका हेन या कोई भी डक था, उसमें उसमें कुछ इंस्पिरेशन लेके, कुछ वाटर को लेके, कुछ नेचर को लेके, मैं उसका पूरा मिट्टी का घर का 2 वॉल मैंने टोटल आर्ट कलर से पेंट किया है। क्या तो बात है! बहुत अच्छा एप्रिशिएट हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि इससे बड़ा एलिमेंट्स कुछ नहीं हो सकता कि मैं कुछ जहाँ पे नहीं खड़ा होता। हूँ यहाँ पे विलेज लाइफ है, और विलेज लाइफ को मैं अपने एंगल से कैसे दिखा सकता हूँ, और अगर इन लोगों का ही घर को हम थोड़ा कलरफुल बना दे, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा कि कॉमन ऐसा कुछ भी नहीं बनाना चाहिए जो बिनाले में थोड़ा अलग दिखे, अलग सोच दिखे। तो मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट लोग का एप्रिसिएशन मिला कि बहुत अच्छा काम हुआ है। सबका वहाँ पे एक से बढ़कर एक काम हुआ था। तो यही है कि हम लोग कहीं पे भी कुछ करना चाहते हैं तो अल्टीमेट काम ही एंड तक रह जाता है। ठीक है। तो सर अच्छा सर तो आपने बहुत जगह पे काम किया है। तो आपको वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपने बहुत जगह एग्जीबिशन किए होंगे, पेंटिंग लगाई होंगी, तो आपको एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? मतलब अच्छा रहा या बहुत अच्छा रहा या कहीं-कहीं ऐसा हुआ होगा कि नहीं कुछ मज़ा नहीं आया, ऐसा कहीं कभी हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है। जैसे कुछ जगह पे मैंने एग्जीबिशन के एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे आर्टिस्ट लोग, हम लोग ही खुद अपने बारे में ही बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं कि गैलरी में अगर ग्रुप शो हो, सबसे पहले मेरा पेंटिंग सही जगह पे डिस्प्ले हो, जहाँ पे लाइट हो और हुँ, पोजीशन बाहर आके फर्स्ट मेरी पेंटिंग देखे। हम सभी चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये होता है कि अगर मेरा पेंटिंग अंधेरा में भी रहेगा, अगर पेंटिंग सही क्वालिटी का रहेगा, तो बाहर को वो अंधेरा में ही रोशनी दिखाई देगा। तो बिल्कुल। डिस्प्ले का कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी डिस्प्ले हो, बस तुम्हारा पेंटिंग अपनी क्वालिटी में जचे रहे। वो क्वालिटी अगर सही रहेगा, तो कॉर्नर है या लाइट लास्ट है या फर्स्ट है, लाइट नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। तो मैंने देखा है, तो हर टाइम पे देखा है कि सब जगह पे पोजीशन लेके बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैलरी में, ग्रुप शो में, कि मेरा यहीं पे रहेगा, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो मेरे ख्याल से ये
करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और एक है कि बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने देखा है फोटो खींचने के लिए मना करता है, नहीं नहीं मेरा पेंटिंग का फोटो मत लीजिए। क्यों? पब्लिकली अगर आप डिस्प्ले कर ही दिए हो, डिजिटली आप दे रहे हो, तो फोटो खींचने से क्या, जिसका इनोवेटिव क्रिएटिविटी है ना, वो देख के ही कॉपी कर सकता है, इसके लिए हाँ, फोटो की जरूरत नहीं पड़ता है। फोटो तो ये करने की ऐसे जरूरत नहीं ऐसे पड़ती। बचपना ना हो तो अच्छा है। फोटो खींचने जी, तो तुम्हारा ही पब्लिसिटी होगा, और आज सोशल मीडिया बिल्कुल, में डालेगा तो तुम्हारे ही एग्जीबिशन के लिए ही डालेगा। इससे कोई फर्क बिल्कुल, नहीं पड़ता है, कोई किसी से इंस्पायर्ड नहीं होते हैं। तो अपने आप से अगर कोई पे भी इंस्पायर्ड होता है, सीनियर आर्टिस्ट से या आपसे भी हो, तो वो उसका काम में उसका आइडेंटिफिकेशन तैयार होता है। और कहीं पे भी कई चीज, कोई भी फेक चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, एक जगह पे रुकता ही है। बिल्कुल। तो आपकी बिल्कुल सही बात है कि कोई भी फेक चीज़ जो है, वो ज़्यादा दिनों तक कहीं भी टिकी हुई नहीं रहती है। अच्छा, तो सर अ, आप ये बताइए कि जैसा कि आप स्कूल में टीचर हैं, तो बच्चों के साथ आपको काम करना होता है। तो बच्चों को पेंटिंग सिखाना है, कुछ बच्चों के साथ बहुत ऐसा होता होगा कि नहीं, कुछ बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, कहीं कम ध्यान देना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कुछ कुछ चीजें ऐसा बनाते हैं। तो आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब बच्चों के साथ आपको कैसा लगता है, मजा आता है? अ, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है, मैं एज ए पर्सनल मेंटर, मेरा 72 इयर्स का भी लेडीज थे, एजेड। क्या बात। तो उसके बारे में मैं बाद में आता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट में हर टीचर को सबसे पहले नोटिस किया जाता है कि क्लास में कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। नहीं। और क्रिएटिविटी में सबसे मजे की बात है, जो बच्चे अच्छे कर नहीं पाते उसका एक अलग सा फॉर्म क्रिएट होता है, वो यूनिक ओके, होते हैं। ओके। कोई भी सब्जेक्ट सोचिए, एक ड्राइंग को आप तोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन एक बच्चा एक ड्राइंग को गलत करेगा, वो ड्राइंग को तोड़ देगा, उससे आप सीखोगे, बच्चा तो सीख ही लिया। बच्चा तो आपसे सीख बच्चा लिया। कॉपी करेगा, लेकिन बच्चे से आप सीखोगे बच्चे कैसे ड्राइंग को, वो जो प्रोसेस जो जितना भी बच्चा कर पाएगा, वो एक ड्राइंग तोड़ने वाला ड्राइंग होता है, जो आप जैसे नहीं है, लेकिन उसका एक खुद का आइडेंटिटी होता है। हम अपने बच्चे से, अपने कोई भी स्टूडेंट से बहुत सारे ड्राइंग सीखे हैं, उसको कैसे तोड़ा जाता है, ड्राइंग को कैसे आप ब्रेक कर सकते हो, अलग एंगल से सोच सकते हो। जो बच्चे हम लोग ऐसे चीज बनाते हैं, ड्राइंग सिखाते हैं, कुछ भी क्रिएटिव सिखाते हैं, जो बच्चे कर नहीं पाते, उसके स्टैंडर्ड में अगर हम जाते हैं, तो बच्चे वही से ही डेवलप स्टार्ट होता है। हम ऐसे सब्जेक्ट नहीं देना चाहते कि जो बच्चे कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे सब्जेक्ट देना चाहिए टीचर लोगों को कि जो बच्चे कुछ नहीं कर पाते वो भी कर पाएगा या कर पाएगी, जो भी हो। तो हम लोग ऐसे ही कुछ भी ड्राइंग या कुछ भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी कंपोजिशन, एक सर्टेन ऑब्जेक्ट के बाद बच्चे लोग को बोलते हैं सब्जेक्ट को तुम अपने तरीके से करो। एक कैरेक्टर ड्राइंग करने के बाद मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है, गार्डन हो या नेचर हो या रोड साइड हो या इंडोर आउटडोर जो भी हो, वो तुम बनाओ। इससे क्या होता है, एक सब्जेक्ट के बाद जो कंपोजिशन बनता है, हर बच्चे का बुक में अलग अलग कंपोजिशन बनता है, एक फ्रीडोमिटी रहता है। अगर हम पूरा ड्राइंग को कॉपी करने के लिए बोलेंगे, बच्चे का इनोवेटिव क्रिएटिविटी डेवलपमेंट नहीं होगा। बच्चे को छोड़ना चाहिए, 10 साल तक बच्चे को छोड़ना चाहिए कि वो जो भी करे, बस उसको उसको देखना चाहिए, उसको फ्रीडोमिटी देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत हम लोग बहुत अच्छी बात है। एक जगह पे एज ए टीचर हम लोग कंपेरिजन टू माय ड्राइंग, क्यों? हुँ, नहीं, मेरे जैसा नहीं होगा, मैं टीचर हूँ। मैं मेरे जैसा ड्राइंग नहीं भी हो, वो जितना कर पाएगा उतना ही वो कर दिखा पाएगा, वही मेरे लिए काफी है, बच्चा जितना कर पाएगा। मैं एज ए टीचर ही क्या मानना चाहता हूँ कि परफेक्शन हुँ, के लिए उसके बहुत सारे एज बाकी है, बहुत लेकिन बाकी है, एग्ज़ैक्टली। बच्चे लोगों के लिए वो खुशी, जो खुशी से बनाएगा। आज देखेंगे 2-10 बच्चे कुछ ड्राइंग करने के बाद जो अपने आप बनाते हैं, सर मैंने ये बनाया है, ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात होता है, बच्चे खुद बहुत बनाए, खुशी की बात है। ये जी, इंपॉर्टेंट बिल्कुल, है। मेरे लिए कंपैरिजन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स लोगों को इंपॉर्टेंट देना चाहिए कि बच्चे को वो फ्रीडोमिटी, वो अच्छाई बोलना चाहिए कि नहीं, बोलना ये तुमने चाहिए। अच्छा ही बनाया हो और एक बार बना के दिखाओ, ये बहुत अच्छा रहेगा। जी।
तो और अच्छा सर, आप ये आज के यूथ के बारे में, जो यंगस्टर है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं या बहुत सारी लेडीज हैं, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि कभी कभी वो अपने काम में बहुत आगे नहीं बढ़ पाती है। कुछ यंगस्टर हैं जो कि अपने आर्ट को लेके बहुत ज्यादा प्रेशराइज होते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ, जो लोग से डिग्री किया है या जो लोग डिग्री भी नहीं किया है, फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट या कोई भी मेंटर से काम कर सकते हैं। तो पहले है कि कोई भी जगह पे यूट्यूब फॉलो मत करो। यूट्यूब ओके। देखो, बट फॉलो जी। अप करके उसको कॉपी मत करो। उससे क्या होता है, अच्छा। तुम्हारा वो कॉपी पेस्टिंग सेंस अंदर ही अंदर बैठ जाता है कि ना, नहीं देखने से नहीं बनेगा। फर्स्ट है ये कि देखो, बट उसको फॉलो मत करो। फॉलो सेकंड है, मत करो। अच्छा गुरुजी जो है, अच्छा शिक्षाविद जो है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसमें तुम थोड़ा गाइड लो। सिर्फ घर बैठे विदाउट गुरु के थ्रू या विदाउट इंस्टीट्यूशन के थ्रू अगर कुछ करना चाहोगे तो उसको थोड़ा आर्टिस्ट माहौल में खुद को मिलाओ। गैलरीज वगैरह, बुक्स वगैरह पढ़ो और गैलरी में जाओ। जो तुम करना चाहते हो, अगर तुम कोई भी काम करना चाहते हो, अगर गुरु मानना चाहते हो किसी को, कर सकते हो। नहीं भी मानना चाहते हो अपने कॉन्फिडेंस से, तो तुम बुक्स को पढ़ो, देखो। और कैसे आर्ट कॉलेज में या पेंटिंग में कैसे स्टडीज होता है, बाहर में भी होता है, वो सब नॉलेज तुम गैदर करो कि तुम्हें करना क्या है। पेंटिंग बहुत सारे है, ऑयल पेंटिंग है, इलस्ट्रेशन है, कार्टून है, एनिमेशन है। तुम क्या चाहते हो, क्या एनिमेशन चाहते करना हो? या पेंटिंग करना? जो तुम चाहते हो उसके ऊपर तुम वो खुद को गाइडलाइन दो, बुक बिल्कुल, से या बिल्कुल। कोई भी आप कोई मेंटर से, कुछ किसी से भी। क्योंकि हम लोग कई पे के होता है कि कुछ भी बना लेते हैं, समझ में नहीं आता है कि ये सही है या गलत है। तब हुँ। इम्पोर्टेंट होता है कि बुक पढ़ना और कहीं पे सीनियर लोगों के साथ वो रिलेशनशिप बनना, जो कि हम मेरा वो सही है या गलत। थोड़ा जी। गाइडलाइन मिलने से क्या होता है, जो लोग इस प्रोफेशन से बहुत साल से है एज ए सीनियर, उनसे वो गाइडलाइन मेरे नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट लाइफ के लिए बहुत इजी रहेगा। क्योंकि हम अगर सोच लेंगे कि ये सही है, तो सही तो सब जगह पे नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं पे गलत होता है। तो गलत को अगर सुधारना है तो थोड़ा डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है सीनियर लोगों के साथ, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। गुरुजी या तो कुछ वही भी। है, जब तक हम अपने काम में अपना एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, तो सर, आप हमारे शो में आए हैं, तो आप हमारे वर्ल्ड आर्ट बैंडिंग के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आप लोगों का बस यही बोलूंगा कि आप लोग काम करते जाओ और सब जगह पे सब आर्टिस्ट, सब कलाकारों को एक जगह पे लाने की कोशिश कीजिए, ताकि वर्चुअल हो या फिजिकल हो, आप आगे जितने काम में रहोगे उतना ही हम लोगों के लिए बहुत फायदा है। क्योंकि जी। आपका जो इनिशिएटिव है, ये आपके लिए नहीं है, आपके साथ हम लोगों के लिए आप कर रहे हो। तो आप लोगों का जो थॉट है, एट फ्यूचर में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट रहेगा। तो इससे हर इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो, ये मेरे पक्का। शुभकामनाएं रहेगा। ऑलवेज मैं जी। आपके साथ हूँ और रहूंगा, जी। जितना कर पाऊंगा उतना ही। आप हमारे शो में आए, और उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमारे लिए, और जो चीजें आपने अभी बोली हमारे वर्ल्ड आर्ट बैंडिंग कॉन्क्लेव के लिए, वो मैं और मेरी टीम पक्का फॉलो करेंगे। और सर, आप हमारे शो में आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपसे बहुत अच्छा लग रहा है बातें करके। और हमारी टीम को, और जो भी ये शो देख रहे हैं, उन सबको आपका वर्क, आपका आर्ट वर्क, आपके अचीवमेंट, आपका एक्सपीरियंस, उनको बहुत ही खुशी मिल रही है। और थैंक यू वेरी वेरी मच, आप हमारे शो में आए। थैंक ओके, यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, टेक नमस्ते। केयर। तो देखा आपने कि बप्पा भौमिक सर से बात करके कितना ही अच्छा लग रहा है। और उनके अचीवमेंट, उनका जो आर्ट फॉर्म है, वो बिल्कुल यूनिक है। और उनकी बातें भी बिल्कुल यूनिक है, और क्यों ना हो, बिकॉज वो बंगाल से हैं, और कहते हैं कि बंगाल में कला को बहुत महत्व दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए आर्टिस्ट से, जिनका नाम है स्नेहल कश्यप, जो कि नागपुर से है, और एनजीओ से जुड़ी हैं, जो कि काफी बच्चों
के साथ काम करते हैं जो कि मेंटली स्टेबल हैं, तो हम नेक्स्ट वीक उनसे मिलेंगे। और एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे शो को इतना पसंद किया है और इतने लाइक्स और कमेंट्स, इतना शेयर मिल रहा है, थैंक यू सो मच। और यूट्यूब पे हमारे शो को प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमारा शो लाइक करिए, थैंक यू सो मच।